हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटिकल प्रोसेसेस की लेक्चर सीरीज में आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे फार्मर मूवमेंट्स इन इंडिया की। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर 50 लाइक्स मैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो फार्मर मूवमेंट्स हैं वो इंडिया में टाइम टू टाइम चलाए गए, लाइक प्री इंडिपेंडेंस से प्रेजेंट टाइम तक काफ़ी ज़्यादा फार्मर मूवमेंट्स चलाए गए, जो कि हमें क्रोनोलॉजिकली याद रखने हैं। ठीक है, इस स्लाइड में तो नहीं, बट आगे की स्लाइड्स में आपको जो है वो सारे क्रोनोलॉजिकली मूवमेंट्स का टेबल भी मिल जाएगा और वो प्रेजेंट टाइम तक किस प्रकार से चले गए उन सब चीज़ों के बारे में जो बताया गया है। तो भारत में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और गांव में रहती है तो वो किसानी से जुड़े हुए होते हैं। तो टाइम टू टाइम पुराने टाइम पे जो सामंत होते थे वो बहुत ज़्यादा शोषण करते थे किसानों का, और जो कॉलोनियल रूलर्स थे हमारे, जैसे ब्रिटिशर्स थे, वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते थे जो किसानों के लिए ठीक नहीं होती थी। तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इंडिया में पेजेंट मूवमेंट्स या फार्मर मूवमेंट्स चली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मूवमेंट्स होते हैं, और इनको अलग अलग थिंकर्स ने जो है वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करा है। इसमें हम सबसे पहले D.N. धांगरे का देखेंगे। इन्होंने इन्होंने हिस्टोरिकल पीरियड और नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो 3 कैटेगरीज में फार्मर मूवमेंट्स को डिवाइड करा है। सबसे पहले प्री गांधीयन मूवमेंट्स, जिसमें वो इंडिगो रिवोल्ट या डेक्कन राइट्स जैसे आंदोलन रखती हैं। देन आएगा गांधीयन मूवमेंट्स। गांधीयन मूवमेंट्स आएंगे चंपारण, खेड़ा, बारदोली मूवमेंट्स। फिर पोस्ट गांधीयन या फिर मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स भी आप इनको कह सकते हैं, ये हो गए तेभागा एंड तेलंगाना। देन एरिक आर वुल्फ आते हैं, जो कि अपने निम्न 5 जो ये दी गई हैं इसमें डिवाइड करते हैं किसान आंदोलन को। सबसे पहले मिलेनियरियन, इसमें रिलीजियस बिलीफ्स पे बेस्ड होता है ये, जैसे कि मुंडा आंदोलन हो गया। देन रेबेलियंस, ये वायलेंट होते हैं और स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि तेलंगाना मूवमेंट। रेवोल्यूशनरी, ये आइडियोलॉजी से ड्रिवन होते हैं, जैसे नक्सली मूवमेंट है ना। देन रिस्टोरेटिव होता है कि तुम्हारा कोई पुराना सिस्टम है, पुराना ऑर्डर है जो तुम्हें वापस से चाहिए, तो उसको लाने के लिए जब तुम आंदोलन करते हो। और रिफॉर्मिस्ट होता है जब तुम पूरे सिस्टम के अंदर चेंज चाहते हो, ये नहीं कि तुम रातों रात उसको ओवरथ्रो करना चाहते हो। इसमें ओवरथ्रो करने की बात नहीं होती, इसमें सिस्टम को चेंज करने की बात होती है। जैसे भारतीय किसान यूनियन इसके लिए काम करता है। ठीक है, तो आपने ये 5 कैटेगरीज याद रखनी है, और ये दी किसने और इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कुमार एंड लेरके ने दिया है पेजेंट मूवमेंट्स, तो उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहले सर्वाइवल ओरिएंटेड में आएगा आपके बेसिक राइट्स की, जब आप डिमांड करते हैं, वेजेस से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड। आइडेंटिटी बेस्ड में आएगा आपका कास्ट या फिर रीजनल आइडेंटिटी बेस्ड जब मूवमेंट्स चलते हैं। देन पॉलिसी बेस्ड में होता है जब लॉ पॉलिसीज, इन सब स्पेसिफिक पॉलिसीज के लिए आप जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे अभी 2021 का जो फार्म लॉ प्रोटेस्ट था वो इस कैटेगरी में आ सकता है। देन हम देखेंगे गैल ओमवेट क्या कहते हैं। तो गैल ओमवेट जो हैं वो फोकस करते हैं न्यू फार्मर्स मूवमेंट्स पे, जो कि 1980s के बाद हुए। वो कहते हैं कि ये नॉन पार्टी इशू बेस्ड रूरल मिडिल क्लास के द्वारा लीड करे गए थे। फेयर प्राइसेस, मार्केट रिफॉर्म्स और डिसेंट्रलाइजेशन पर ये फोकस करते हैं, और इसके एग्जाम्पल में वो रखते हैं शेतकारी संगठन या BKU को। और घनश्याम शाह ने जो है वो सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया नामक किताब लिखी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। और उसमें वो क्लासिफाई करते हैं फार्मर मूवमेंट्स को इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज प्री ब्रिटिश, देन ब्रिटिश, और देन पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कैटेगरीज क्या क्या हैं, किसने बोली हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। आप एक चार्ट पे इसको लिख सकते हैं और टाइम टू टाइम रिवाइज करिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कैथलीन गो। तो कैथलीन गो ने जो है वो गोल, आइडियोलॉजी और मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड पे जो है वो किसान मूवमेंट को डिवाइड करा है, और वो इसमें स्टडी क्या करती हैं, भारत में किस प्रकार से फार्मर मूवमेंट्स राइज हुए, क्या वो चाहते थे, क्या आइडियाज़ थे, कैसे वो ऑर्गेनाइज हुए, इन सब चीज़ों के बारे में वो स्टडी करती हैं। देन KP कानन है, ये लेवल ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस के बेस पे जो है वो डिवाइड करते हैं किसान आंदोलन को, कि कितनी कॉन्शियसनेस है क्लास में, उस बेसिस पे वो डिवाइड करते हैं। उनकी किताब है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑफ रूरल
प्रोलेटेरियन स्ट्रगल्स, इसमें वो जो है वो देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से आंदोलन चलाए गए पेजेंट्स पे और क्या उनकी पोजीशन रही, किन राइट्स के लिए उन्होंने जो है वो काम करा और आंदोलन करा, ये सब इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, ये यूजुअली जो है वो फैक्ट बेस्ड एग्जाम आता है नेट में, जेआरएफ में, बट जून 2023 की तरह जो है कई बार बहुत हार्ड, बहुत टफ एग्जाम भी आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मेजर पेजेंट मूवमेंट्स इंडिया में कौन कौन से हैं, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है टीटू मीर मूवमेंट। ये चला 1782 से 1831 तक। ये किसके द्वारा चलाया गया था? मीर निसार अली, इनको ही टीटू मीर कहा जाता था। ये थे वेस्ट बंगाल से। तो चला क्यों ये? क्योंकि जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे उन्होंने मुस्लिम जो फैराजी पेजेंट्स थे, मुस्लिम फैराजी किसान थे, उन पर बियर्ड टैक्स लगाया था। यानी अगर आप अपनी दाढ़ी रखेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट तक का टैक्स देना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस और एग्रेरियन बेस था। कोई क्यों ही दाढ़ी रखने के लिए जो है वो ज़्यादा टाइम तक टैक्स देगा, तो ये लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए एक टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी आंदोलन किया हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। ठीक है, इन्होंने एक बैम्बू फोर्ट बनाया नारकेल बेरिया में और रेजिस्ट करा ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को। ठीक है, अपने आप को टीटू मीर ने जो है वो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर घोषित करा, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस ने इनको जो है वो क्रश कर दिया और टीटू मीर जो थे, जिनका नाम मीर निसार अली भी था, वो इस कन्फ्लिक्ट में मारे गए। तो ऐसी जब आपको थोड़ी स्टोरी पता होगी तो आपको ये डेट याद रखना आसान हो जाएगी। तो टीटू मीर मूवमेंट और इसकी डेट आपको याद रखनी है। देन आएगा मोपला अपराइजिंग्स। मोपला अपराइजिंग्स के बारे में खास बात ये है, ये 1836 से 1854 तक चली, लेकिन उसके बाद भी ये जो है वो मतलब थोड़े थोड़े स्केल पर ये चलती रही। और 1921 में जब खिलाफत मूवमेंट हो रहा था या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था इंडिया में, उस टाइम पे मोपला अपराइजिंग फिर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसकी दो टाइम लाइन है, एक 1836 से 54 और एक 1921 भी। तो ये मालाबार रीजन ऑफ केरला में हुआ और मुस्लिम मोपला टेनेंट्स जो थे उनके द्वारा ये लीड किया गया। ठीक है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। रीजन क्या था कि हाई रेंट्स थे, लैंड की इनसिक्योरिटी थी, है ना। तुम किसी और की मतलब तुम लैंड बो रहे हो, अगर तुम टैक्स नहीं दे पाते हो तो जमीन छीन ली जाती थी। देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा था उनका। पहले तो ये रिवोल्ट्स थोड़े स्मॉल थे, बट जो मेजर रेबेलियन हुआ मोपला अपराइजिंग वो 1921 में हुआ था। ठीक है, आपने ये डेट याद रखनी है, 1921 वाली। फिर 1921 में जो ये अपराइजिंग हुई, इसको हम खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के साथ भी लिंक कर देते हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो बहुत सख्ती से इस आंदोलन को भी दबा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिगो रिवोल्ट। 1859 से 60 तक ये चलता है, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में। एंड देन चलाया गया था ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा। और रीज़न क्या था कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो फोर्स कर रहे थे हमारे यहाँ के किसानों को कि आप नील की खेती करो, लेकिन उनको उसके लिए फिर पेमेंट भी नहीं दे रहे थे। तो बंगाल के जितने भी समझदार लोग थे, हाई क्लास लोग थे, उन्होंने हेल्प करी किसानों की। और अगर हम देखें तो नील दर्पण जो कि एक मतलब दीन बंधु मित्र के द्वारा प्ले है, तो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन करा कि किस प्रकार से जो है वो किसानों के साथ गलत हो रहा है। नील दर्पण प्ले किसका है, आपने वो याद रखना है, दीन बंधु मित्र का। ठीक है, देन गवर्नमेंट एक्शन क्या हुआ? इंडिगो कमीशन फॉर्म हुआ 1860 में, जिन्होंने कहा कि तुम किसानों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो नील की खेती करें। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। इंडिगो रिवोल्ट भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। देन पाबना अग्रेरियन अपराइजिंग 1872 से 1876 तक ये चलती है, पाबना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में, जो कि अभी बांग्लादेश में है। इसमें क्या होता है, जो ज़मींदार थे ना वो बहुत ज़्यादा रेंट लगा रहे थे और इलीगल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस जो है वो किसानों से ले रहे थे। तो किसानों ने क्या किया, रेंट स्ट्राइक्स करी और लीगल केसेस फाइल करे उनके अगेंस्ट। ये जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंट था, इसमें लीगल और मतलब पिटीशन और जो लीगल मेथड्स होते हैं उनका यूज़ किया गया था, वायलेंस का यूज़ नहीं करा गया था। पेजेंट एसोसिएशंस बनाई गई और बाद में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल टेनेंसी एक्ट भी पास करा 1885 में। ठीक है, तो मोर और लेस ये एक सक्सेसफुल आंदोलन था। फिर हम डेक्कन राइट्स देखेंगे 1875 में, वो हुए पुणे और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ये हुए क्यों?
डेट बर्डन था, क्योंकि जो आपके मनी लेंडर्स थे जो आपको पैसे देते थे या कुछ करके, वो आप मतलब वो जो है ना वो आपसे से ज़्यादा पैसे ले रहे थे। अब एग्रीकल्चर क्या होता था, लोगों की, किसानों की ना खेती अच्छी नहीं होती थी, तो वो टैक्स देने के लिए जो है वो मनी लेंडर्स से पैसे ले लेते थे और बाद में वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं चुका पाते थे, तो वो उनकी ज़मीनें ले लिया करते थे। तो फिर प्रेजेंट इतना गुस्सा हो गया एक टाइम पे कि उन्होंने उनके होम पे, उनके रिकॉर्ड्स पे जो है वो अटैक कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चल गई कि बहुत ज़्यादा दंगे फैल रहे हैं। फिर वो जो है वो एक एक्ट लेकर आ गए, डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट 1879, और उन्होंने मतलब जो मनी लेंडर्स थे उनकी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट फार्मर्स को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। तो ये वाला आंदोलन भी एक सक्सेसफुल आंदोलन रहा। देन हम देखेंगे इंडिया में महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है और वो जो है वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया जाता है। ये फर्स्ट मास मूवमेंट होता है इन इंडिया। चंपारण बिहार में ये होता है और 3 खतिया सिस्टम के अगेंस्ट होता है। अब ये 3 खतिया सिस्टम क्या है, तो पेजेंट को फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी 3 आउट ऑफ 20th लैंड पर जो है वो इंडिगो मतलब लगाएं। अगर आपका मानिए अगर आपकी 20 बीघा ज़मीन है तो 3 बीघा पे आपको जो है वो इंडिगो लगाना ही पड़ेगा, ऐसा सिस्टम था। इसको 3 खतिया सिस्टम कहते थे। तो गांधी जी ने नॉन वायलेंट सत्याग्रह करा और जस्टिस डिमांड करी। गवर्नमेंट को लास्ट में फोर्स होके जो है वो सिस्टम की अबोलिशन की रिकमेंडेशन माननी पड़ी और इसी के चलते जो है वो इस पर्टिकुलर मास मूवमेंट के चलते महात्मा गांधी को इंडियन मास पॉलिटिक्स में एंट्री मिल जाती है। देन हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। ये भी महात्मा गांधी और सरदार पटेल के द्वारा 1918 में चलाया गया था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में ये चलाया गया था। रीजन क्या था इसका? रीजन था अगेंस्ट इग्नोर्ड अपील्स फॉर रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर्स। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि हमसे लैंड रेवेन्यू लेते थे, बट समटाइम्स किसानों की जो क्रॉप्स थी वो फेल भी हो जाती थी, तो ऐसी सिचुएशन में वो तुम्हें टैक्स नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन चलाया, तो गवर्नमेंट ने जो है वो रिड्यूस कर दिया कि हम 6.03% ही रेवेन्यू लेंगे और कहा कि ये रेवेन्यू भी आप उन्हीं से लेंगे जो कि विलिंग है पे करने के लिए। तो ये एक खेड़ा सत्याग्रह भी एक सक्सेस रही। देन हम देखेंगे मोपला रेबेलियन 1921 में ये होता है और जो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन से ये जो है वो रिलेटेड था। केरला मालाबार रीजन में होता है, हिंदू लैंडलॉर्ड और ब्रिटिश उनके बीच में। देन रिलीजियस, एग्रेरियन और पॉलिटिकल डायमेंशन इसकी होती हैं। बारदोली सत्याग्रह चलाया जाता है 1928 में बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। रीजन क्या था इसका कि 30% हाइक, 30% लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था किसानों का, जबकि खेती उनकी अच्छी हुई नहीं थी। तो पेजेंट ने मना कर दिया कि हम टैक्सेस नहीं देंगे, तो उसकी वजह से उनकी ज़मीनें ले ली गई, अरेस्ट भी हुए। तो पटेल ने क्या करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करे और जिस वजह से गवर्नमेंट को ये टैक्स हाइक जो है वो वापस लेना पड़ा पब्लिक प्रेशर के चलते। और सरदार पटेल जी को जो उनका टाइटल है सरदार का, वो इसी मूवमेंट के बाद मिला। देन हम देखेंगे एक्का मूवमेंट 1920 में। एक्का का मतलब होता है यूनिटी और ये चलाया कहाँ जाता है, हारदोई, बहरिया या कुछ करके, बहराइच आप इसको जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, एंड सीतापुर उत्तर प्रदेश इन 1921 चलाया जाता है। मदारी पासी ये लीडर थे एक पासी कास्ट के और ठेकेदार के ऑपरेशन के अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स उनके हाई रेंट्स, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और जो रूरल किसान होते हैं उन सबको जो है अपने साथ मोबिलाइज करते हैं। ब्रिटिशर्स इस मूवमेंट को जो है वो सरप्रेस कर देते हैं, बट एक्टिविज्म, रूरल एक्टिविज्म को हाईलाइट करने में ये जो आंदोलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। देन हम देखेंगे बकास्ट मूवमेंट 1936 में ये चलता है, बिहार में चलता है, चंपारण रीजन में चलता है। जमींदारी जो पॉलिसी थी जो कि गलत थी किसानों के लिए, उनके अगेंस्ट ये चलाया जाता है। देन इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें भी कुछ लैंड रिफॉर्म हुए, लेकिन एकदम से पूरे जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन तब भी नहीं करा गया, ठीक है। देन देखेंगे ऑल इंडिया किसान सभा रिवोल्ट 1936 में होता है
लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये होता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है प्रोमिनेंट लीडर थे इसके, वो सामने आते हैं। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनती है, जिसने पूरे इंडिया में डिफरेंट स्थानों पर जो किसान थे उनको जोड़ने का काम करा। लैंड रिफॉर्म, हाई वेजेस, फेयर रेंट, इनके लिए ये टाइम टू टाइम जो है वो प्रोटेस्ट वैसे भी करते रहते हैं। देन तिभागा मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि 1946 से 1947 के बीच में चलता है। ये बंगाल में चलता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बरगदार, शेयर क्रॉपर्स को वो बरगदार भी कहते हैं। तो बरगदार क्या है, वो डिमांडेड 2/3 शेयर ऑफ प्रोड्यूस की। अगर हम 3% उगा रहे हैं तो 2% हमें चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर 3 टुकड़े हैं तो 2 हमें चाहिए। अर्लियर उनको सिर्फ 1/2 मिलता था और लैंड लॉर्ड्स जो होते थे उनको बाकी मिलता था। तो इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाया। बहुत ज़्यादा पुलिस का इनको मारपीट झेलनी पड़ी, लैंड लॉर्ड्स ने भी इसको अपोज करा। लेकिन बाद में 1950 में जो बरगदार एक्ट बना, वो उसकी फाउंडेशन जो थी वो तिभागा मूवमेंट में ही ले करी गई थी। ठीक है। देन तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल, ये होता है आपका 1946 से 1951 के बीच में। ये एक वायलेंट पेजेंट स्ट्रगल होता है हैदराबाद स्टेट में अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 3000 विलेजेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये गुरिल्ला वॉरफेयर का भी इन्होंने यूज किया। जो निजाम के रजाकार थे, यानी निजाम की जो आर्मी थी, उसने जो है वो इसका सरप्रेशन करा बेसिकली। देन बाद में 1948 में जो है वो इंडियन आर्मी ने भी जो है वो सप्रेशन करा इस पर्टिकुलर मूवमेंट का। इवेंचुअली पुलिस और मिलिट्री एक्शन के बाद जो है वो ये वाला आंदोलन फिर फीका पड़ गया। लेकिन बाद में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए इंडिया में, उसमें इसको जो है इनकी मांगों को ध्यान में रखा गया। ये आपने देख लिया आज़ादी तक के मूवमेंट। अब हम देखेंगे न्यू फार्मर्स मूवमेंट, जो कि 1980 के ऑनवर्ड चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें अब जो आपके किसान थे वो डिमांड करते हैं अपने लिए लैंड राइट्स, डिमांड करते हैं फेयर प्राइसेस, डिमांड करते हैं और गवर्नमेंट उनके हित में पॉलिसीज लेकर आए, ये सारी चीज़ें वो डिमांड करते हैं। देन हायर एमएसपी, जो कि एमएसपी के लिए अभी हम देखेंगे तो किसानों ने, पंजाब के किसानों ने भी आंदोलन करा था। तो ज़्यादा एमएसपी दिया जाए उनको, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने डिमांड करा। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो, दीज मूवमेंट्स ऑल्सो रेज्ड कंसर्न्स अबाउट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फार्मर्स। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे फार्मर्स को फ़ायदा भी हुआ है, बट बहुत सारे फार्मर्स को नुकसान भी हुआ है। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड भी इनकी कुछ मांगे हैं जिनकी ये डिमांड करते हैं आफ्टर 1980s। ठीक है। क्षेत्रकारी संगठन BKU, ये सब जो है वो हम देखेंगे उसमें आते हैं, मतलब पिक्चर में आते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट संगठन देखेंगे हम, जो कि पेजेंट्स के लिए बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहले शेतकारी संगठन आएगा, जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया है। शरद जोशी जी के द्वारा 1980s में ये बनाया गया। ये फोकस करता है फ्री मार्केट पॉलिसीज पे, फार्मर ऑटोनॉमी पे और बेटर प्राइसेस पे। जोशी जी का जो स्लोगन है भारत अगेंस्ट इंडिया, ये बहुत फेमस है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि भारत अगेंस्ट इंडिया का जो नारा है वो किसने दिया था, तो वो दिया है शरद जोशी जी ने, जो कि शेतकारी संगठन को फाउंड किया है जिन्होंने। ठीक है। तो भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश में है, महेंद्र सिंह टिकैत, ये फोकस करते हैं बेटर एमएसपी पे, मिडल मैन कोई ना हो उसके रिमूवल पे। देन 1988 में जो यूपी में फार्मर एजिटेशन हुई थी, उसमें भी इनका मेजर रोल है। और अभी जो 2020 और 21 के टाइम पे न्यू फार्म बिल के अगेंस्ट जो किसानों ने मूवमेंट करा पंजाब हरियाणा के किसानों में, उसमें भी BKU ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देन तमिलनाडु एग्रीकल्चरलिस्ट एसोसिएशन TNAA, फाउंड किसके द्वारा किया गया है? ये नारायण स्वामी नायडू के द्वारा। इन्होंने जो है वो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट मूवमेंट्स चलाए हुए हैं। ये फोकस करते हैं स्मॉल फार्मर्स पे और एग्रीकल्चरल लेबरर्स पे। देन भारतीय किसान संघ गुजरात, ये लिंक है RSS से
और ये वाटर राइट्स, फेयर एमएसपी, सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएसएस से रिलेटेड कौन सा संगठन है जो कि किसानों के लिए काम करता है, तो भारतीय किसान संघ जो है वो लिंक है आरएसएस से। देन कर्नाटका स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन KSFA, ये जो है वो MD नंजुद्दस्वामी, इनका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, पर इनके द्वारा जो है वो ये करा गया है। द मूवमेंट फोकस्ड ऑन वाटर राइट्स एंड इरिगेशन रिफॉर्म्स, ये एडवोकेट करते हैं फेयर कंपनसेशन और मार्केट एक्सेस, किसके लिए? फार्मर्स के लिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट हमारे लिए आ जाता है 2020 और 21 का फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो कि फार्म लॉज के अगेंस्ट हुआ था। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 फार्म लॉज जो है वो पास करती है। एक का नाम था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, जिसकी वजह से मास लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं। अब फार्मर्स की डिमांड क्या थी? फार्मर्स ने कहा इससे जो है वो एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, इससे एमएसपी रिड्यूस हो जाएगा और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, जिस वजह से थाउजेंड ऑफ फार्मर्स मेनली फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश वो दिल्ली के बॉर्डर पे आते हैं और करीब 1 साल तक प्रोटेस्ट करते हैं। बाद में नवंबर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो ये कंट्रोवर्शियल लॉज जो थे वो रिपील कर दिए और फार्मर के प्रेशर के चलते जो है वो इस फार्मर प्रोटेस्ट की सफलता जो है वो हमारे सामने आई। इससे क्वेश्चन इस बार आ सकता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी आपको मैंने चार्ट बनाकर ये टेबल बना के सारे के सारे जो मैंने आपको मूवमेंट्स पढ़ाए मैंने आपको क्रोनोलॉजी से दे दिए हैं। इसके आप समरी नोट्स बना लेंगे और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। पर अगर आपको मतलब इसको डिटेल से पढ़ना है तो आपको ये लेक्चर और इसका PDF जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने सारे आपको फार्म जो प्रोटेस्ट हुए हैं 2020 और 21 के, तब तक सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन करें और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।